Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and I'm here with a very important session related to the RBI Grade B preparation. जी हाँ, जो हमारा सेशन है that is related to the topic which is how to cover the RBI website. ठीक है, हर बच्चे के मन में ये डाउट जरूर आता है कि सर आरबीआई वेबसाइट इतना बड़ा सागर है, उस सागर में से अपने को कुछ मोती छांटने हैं तो उन मोतियों को कैसे छांटे। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग ये सेशन है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप नए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हियर यू कैन चेक आउट द फ्री मटेरियल इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस एंड so much to offer to you. So you can check it out and this content is entirely free. एंड अगर आप हमारा पेड मटेरियल विच इज द प्रीमियम स्टडी मटेरियल चेकआउट करते हैं ऐप से, तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। एंड गाइस जल्दी से इस वीडियो में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। देखिए ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आरबीआई, सेबी, नाबार्ड उन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो रेड कलर आइकन तो जल्दी से दबाना बनता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आरबीआई वेबसाइट सर कवर करनी है, कैसे करें, इतना सारा कंटेंट है। तो देखो पहले मैं वेबसाइट पे जाने से पहले देखो आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, पॉइंट इज लाइक कि हमें सबसे पहले अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ में आना चाहिए। देखो अपना एग्जाम है फेज 1 ऑब्जेक्टिव, फेज 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब जो है ये जो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वजह से पहले क्या था, पहले हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव के लिए यू नीड एन एनालिटिकल अप्रोच, या फिर देखो अगर आप एनालिटिकल अप्रोच खुद से डेवलप नहीं कर सकते, कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हो ठीक है डेली बेसिस पे, बट आप एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं कर पा रहे, तो कुछ पक्के पकाए पॉइंट, मतलब आपको एक बना बनाया कंटेंट मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो कंटेंट आपको मिलेगा यहां पे आरबीआई वेबसाइट, बट कैसे उसको छांटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको ये तो अपनी रिक्वायरमेंट तो समझ में आती है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को आपको मैप करना होगा अपने सिलेबस से। देखो दोस्तों वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस से अगर मैप नहीं हुआ तो यू विल नेवर बी एबल कि कितना आपको करना है कितना नहीं करना। भले ही हम आरबीआई ग्रेड बी में जाना चाहते हैं, बट वो साइट जो है वो अपने आप में एक सागर है, और सागर में से आपको सिर्फ मोती छांटने हैं। एंड वो टास्क आपका जो इंस्ट्रूमेंट उसमें हेल्प हो सकता है वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस अपने को ईएसआई, एफएम वो अपने को रटा। जी हाँ, ईएसआई में इसलिए कह रहा हूं कि आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ईएसआई क्यों आप कह रहे हो। देखो लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर क्या इसी साल अगर 2022 का पेपर आप देखो तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे एक पूरा एक क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव में, एंड एग्जाम से जस्ट पहले ही अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो यू नो कि वो अब आरबीआई के ऊपर है, एग्जाम उनका है, वो जैसे चाहे वैसे कंडक्ट करा सकते हैं। तो उन्होंने ईएसआई में पूछना था वो ईएसआई में पूछ लिया, वो फाइनेंस में चाहते तो फाइनेंस में भी पूछ सकते थे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो वेगनेस रहती है वो ईएसआई में ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू फाइनेंस। बट स्टिल यार देखो इट्स नाउ ए सिंपल थिंग कि आपको जो है ना ये समझ में आना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप देखो सीरियस एस्पिरेंट हो तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको आइडिया लग जाता है। और देखो सिलेबस से भी कैसे छांटना है कैसे नहीं छांटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक रेफरेंस बनता है पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यू को थोड़ा सा स्टडी करते रहिए। आपके पास नहीं है तो डू लेट अस नो, वी विल कम आउट विद डेडिकेटेड सेशन। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए सर वी नीड डेडिकेटेड सेशंस ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ठीक है, आई विल ब्रिंग देम फॉर यू। ठीक है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज तो आपको मतलब ऐसे छप जानी चाहिए कि जो मेरा पहला टॉपिक है, मेरा पहला चैप्टर है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मेरा दूसरा है रिजर्व बैंक एंड इट्स फंक्शंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मतलब इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, जब आप वो समझ जाओगे तो काफी सारी चीजें जो हमारी वेबसाइट पे है वो बहुत ईजी हो जाती है एलिमिनेट करना। ठीक है,
तो यहाँ जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं इसको वापस जब हम वेबसाइट पे चलेंगे तो उस पर रिपीट करूंगा। तो चलो आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। दिस इज आवर वेबसाइट, ओपन कर ली है rbi.org.in। अब यहाँ पे क्या क्या कवर करना है तो देखो, अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट में, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जिसके बारे में बहुत हाइप रहती है, सर आरबीआई नोटिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही करने हर बच्चे के मन में, तो ठीक है करने हैं, आई एम विद यू, और मेरा भी सेम ही ओपिनियन है कि आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या सारे होते हैं? वी विल सी टू दैट। देन प्रेस रिलीजेस, स्पीचेस एंड इंटरव्यूज, पब्लिकेशंस, एक्ट्स एंड लॉज, रिसर्च, स्टैट्स, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। तो देखो जो लास्ट के ये 3-4 कॉलम है, इनको तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास काफी टाइम है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे हमारे पास टाइम है, हम सेल्फ स्टडी अगर करते हैं तो आरबीआई की वेबसाइट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो जनरली अपने को नहीं दिखता। मैं जरा मिटा देता हूं दोस्तों, 1 मिनट। जो एक सेक्शन अपने को नजर नहीं आता वो सेक्शन अपना नीचे होता है, देखो जनरली उस सेक्शन पे अपन नहीं जाते। ये जो यहाँ छोटा सा ये FAQ लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखो यहां अगर आप देखोगे तो आपको अपना कंटेंट जो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, बट एक बार आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पॉसिबल हो जाता है कि शायद FAQs में वो कंटेंट अपडेटेड ना हो, ठीक है। तो आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं आरबीआई के वो वेरीफाई करने पड़ जाते हैं। बट FAQs अगर आपके पास टाइम है और आप कोई बुक वगैरह कुछ रेफर नहीं कर रहे तो इन दैट केस आपको ये जो सेक्शन है काफी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ आपको कंप्लीट बैंकिंग, कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट्स, कंप्लीट सिलेबस की मैपिंग के हिसाब से आपको काफी अच्छी कवरेज मिल जाती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक ये सेक्शन है, अगर आप कोई बुक कोई कोर्स फॉलो नहीं कर रहे तो ये सेक्शन आपके लिए फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक्स, सबसे पहले नोटिफिकेशन। देखो यार, नोटिफिकेशन एवरी नाउ एंड देन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब हमको, मैंने जैसे अभी बताया था कि फेज 1 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेज 2 में किस तरह के पूछे जाते हैं, तो अपने को वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नोटिफिकेशंस को देखें तो आपको कई नोटिफिकेशंस ऐसे लगेंगे कि वो मतलब ठीक है, दे आर गुड, बट उसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे एक अगर आप देखो, एक्सिम बैंक का आया हुआ है नोटिफिकेशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD दिस टू सम कंट्री। ये नॉर्मल रिपीटेटिव नोटिफिकेशन है जो आते रहते हैं। एक्सिम ने कोई LOC दे दिया, देन जो हमारा आरबीआई है वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शंस लेके आ गया, तो वो यार देखो वो रेपिटेटिव है, वो आते रहते हैं, बट ये जो रेपिटेटिव टाइप भी हैं ये हमारे फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हमारे जो लेटेस्ट पास्ट 3 मंथ्स के हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आपको दिखता है कि फेज 1 है, वो आपको देखते ही, अगर आपको लग रहा है कि आपका फेज 1 अभी नहीं आया, 3 महीने का टाइम है उसमें, तो आपको देखते ही छोड़ देना है, ठीक है। वो उस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। देन देयर इज रिव्यू ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, रिस्क वेट्स फॉर एक्सपोजर गारंटीड बाय क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये जो है ये मे बी फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार खोल के देखना जरूर बनता है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स किस लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सर्कुलर बेसल 3 का भी आइडिया दे देगा। देन ये थोड़ा सा एक बार देखना अपने को बनता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहां पे इंसेंटिव फॉर इंप्रूविंग सर्विसेज टू नॉन चेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो ये देखो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कोई नई गाइडलाइंस आती है, कोई नई रेगुलेशंस आती हैं, वो अपने को देखनी होती हैं। देन सेक्शन 23 ऑफ दिस, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पे हमें सेक्शन 23 पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डायरेक्शन रेगुलेशन, तो ये रेगुलेशन जहां पे भी आपको आरबीआई की रेगुलेशन दिखे और अपने सिलेबस से मैपिंग टॉपिक दिखे तो वो अपने को करनी है। जैसे ये अपना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट अगर आप सिलेबस का देखोगे उसमें फॉरेक्स लिखा हुआ है, तो वो अपने को करना है, उससे रिलेटेड रेगुलेशन अपने को करनी है, ठीक है। तो ये अगर आप इवन यार अगर आप देखो तो आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन एक बार में, ट्रस्ट मी, आप देखो अगर 2022 के हम टोटल नोटिफिकेशन देख लें तो कितने नोटिफिकेशन मिलेंगे यार आपको,
मतलब इवन अगर मैं कहूं, अगर आप देखो, पहली बात तो हमें सारे नोटिफिकेशंस नहीं करने होते, ठीक है, जो करने हैं वो एग्जाम से ऑलमोस्ट फेज 1 से पहले जो है वो 6 महीने तक के अपने नोटिफिकेशन होने चाहिए। तो सपोज जो अपना प्रेडिक्शन था, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया भी था, ठीक है, आई वॉज द फर्स्ट जिसमें मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हैं डेट एंड वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन फेब में आ सकता है। अभी भी आई एम सेइंग आ सकता है, बिकॉज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अभी भी आरबीआई में चल रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उससे ग्रेड बी की डेट हिल सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब आप देखें तो आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स। तो अगर सपोज आपका नोटिफिकेशन फेब में आता है तो आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में हो, सपोज मार्च में हो, तो मार्च में अगर हम डेट ले लें तो उससे 6 महीने पहले, यानी कि आपका फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो सितंबर से आपके जो नोटिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उससे पहले कि आपको नोटिफिकेशन देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सितंबर के अगर आप देखें तो 1 2 3 नोटिफिकेशन है, अगर यहीं देख ले तो ऑलमोस्ट यहां पे भी खत्म हो गए, ठीक है, इस क्लास के दौरान भी खत्म हो गए। कि एक तो उसने क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट किया, मतलब स्विट्जरलैंड का, ये फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट रहा नहीं, क्योंकि मैंने बोला इस तरह की न्यूज, फेज 1 रिलेटेड न्यूज अपने को सिर्फ 3 महीने पुरानी करनी है, ठीक है। देन ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, बस खत्म, ठीक है। तो क्या सारी चीजें इसी तरह से करनी है? तो इसमें भी देखो फिर आ जाती हैं हमारी मास्टर डायरेक्शंस एंड सर्कुलर्स। इनमें भी अपने को अगर आप देखोगे बहुत पुरानी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर एफएक्यू में आप जाओगे तो वहां आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रख के करना है, और वहां पे बहुत सारा कंटेंट अपडेटेड नहीं होगा, तो वो आपको या तो वो सारा नोटिफिकेशंस में मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू रेफर, बहुत ज्यादा डायरेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन जो आप नॉर्मल कर रहे हो वो ही करते चलो, ठीक है। सर्कुलर्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिल सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग, उसके लिए भी अपने को फिर जो अपना सिलेबस है उसको ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बेसिकली आप जब नोटिफिकेशन में जाएं तो नॉर्मल जो नोटिफिकेशन है वो अपने को करने चाहिए। देन कमिंग टू प्रेस रिलीज, ठीक है, प्रेस रिलीज में हर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं होती। जैसे आप देखोगे ये मनी मार्केट ऑपरेशन एज ऑन September 9, ये ऑलमोस्ट हर मंथ 3-4 ऐसी न्यूज आपको मिलती हैं, ये अपने को नहीं करनी होती यार, वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट इवन रिलेवेंट फॉर फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू। देन एक आरबीआई की न्यूज है कि आरबीआई इंपोजेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ जीएस महानगर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अगेन यहाँ पे फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से अगर 2-3 महीने पहले ये न्यूज आ रही है, बल्कि एकदम पहले आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट, ठीक है। देन डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड सम, मतलब वो एक नोटिफिकेशन है, तो यहां अपने को पता होना चाहिए सेक्शन 35A क्या होता है, ठीक है। देन ऑक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीमेच्योर रिडेम्पशन अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम काफी न्यूज में रहती भी और इसके बारे में काफी पूछा जाता है। तो आप अगर सेलेक्टिव वे में चलोगे तो आप ये प्रेस रिलीज भी बहुत जल्दी इफेक्टिवली कर सकते हो। सिलेबस को आइडिया होना चाहिए, देखो आपको देखते ही चमकना चाहिए कि मैं क्या ये एलिमिनेट कर सकता हूं क्या नहीं, ठीक है। उसके लिए सिलेबस हाथ में हो और पीवाईक्यू का एनालिसिस हो, तो वो टास्क जो है ना बहुत इजी हो जाता है। चारा डालते ही मछली फंसती है, वरना तो फिर लेके बैठे रहो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट प्रेस रिलीज। देन स्पीचेस एंड इंटरव्यू, देखो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन मैं पहले बता रहा हूं, ये इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नॉट एट ऑल। फिर भी मैं इसे पढ़ने के लिए बोलूंगा, क्यों बोलूंगा कि देखो दोस्तों, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, अगर आपके पास टाइम है, आप संडे में कुछ पढ़ने का मन नहीं है, खाली बैठे हो, ठीक है, इन दैट केस एग्जाम टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले। अभी जैसे हमारे पास 6 से 8 महीने हैं मेंस एग्जाम में, ज्यादा ही 8 से 9 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, वी नीड टू बिल्ड एनालिटिकल अप्रोच, ईएसआई और हमारे फाइनेंस दोनों के हिसाब से। तो यहां पे क्या है, बहुत कई बार हमारे सिलेबस से मैप होती हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। लाइक अगर मैं यहां देखूं September 5 को, देयर इज अ फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, तो जो हमारे रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर है, एक टॉपिक है हमारे, तो कहीं ना कहीं उससे मैप होता हुआ है, ठीक है। तो अपने को थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो यहां पे आपको डेस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट मिल सकता है, ठीक है। देन डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हमारे में, लेकिन यहां पे क्या है, दे आर मोर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, ठीक है। तो
अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो बात कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा था, नहीं कर रहे तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए इग्नोर तो आप सारे ही कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में आपको अगर अपना आंसर थोड़ा से हटके लिखना है तो कहीं ना कहीं यहाँ ये जो सारा कंटेंट है वो आपको फॉर्डर मींस एक एक्स्ट्रा एज आपको बाकी से प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे अब इंडिया एट 75, अब देखो ये जो ईयर है इंडिया मतलब 75 साल आजादी के हो गए, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें क्या स्पीच दी है, मे बी वो कुछ फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक यहां पे आपको पूछ ले तो यहां से आपको फॉर्डर मिल सकता है। बाकी ये सारी चीजें देखो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कवर होती ही आती है और उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे ये आपके ना यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, बट ये जो कंटेंट है ये कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो ये भी लेकिन सेलेक्टिव वे में ही पढ़ना है, हर टॉपिक नहीं करना, सेलेक्टिव वे में सिलेबस के हिसाब से जो मैप हो रहा है उसको देखेंगे। मैंने अभी आपको इन्फ्लेशन का भी एग्जांपल दे दिया कि साउथ एशिया के बारे में, तो ज्यादा देखना नहीं। अगर बाई चांस इंडिया के रिगार्डिंग कुछ एक दो पॉइंट एडिशनल दिए हैं तो देख लो, अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया है तो आपको शायद यहां पे एडिशनल पॉइंट मिले और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। देखो आप हर कोई एवरेज आंसर तो लिखेगा, 3 से 4 हजार बच्चा जो मेंस लिखेगा उनमें एवरेज आंसर जो होंगे वो ऑलमोस्ट 3000 होंगे, बट वो जो एज आपको चाहिए एक्स्ट्रा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा 20 मार्क्स वो आपको कहीं ना कहीं बिल्ड करनी पड़ेगी, वो ऐसे रैंडमली नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्पीचेस एंड इंटरव्यूज। देन कमिंग टू नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज पब्लिकेशंस। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे पब्लिकेशंस के बारे में अगर बात करूं, देखो आरबीआई के बहुत सारे पब्लिकेशंस आते हैं, तो मतलब बेसिकली पब्लिकेशंस आर लाइक रिपोर्ट्स, जो अपने को रिपोर्ट्स कवर करनी होती हैं। तो कौन सी रिपोर्ट्स अपने को कवर करनी है और कब करनी है, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूं। तो देखो आरबीआई की कुछ एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, एक तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आती है, एक आती है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट तो आरबीआई ने सजेस्ट भी की है। ठीक है, देन देयर आर अदर जो हमारे बाई एनुअल पब्लिकेशंस है, लाइक हाफ ईयरली जो पब्लिकेशंस है उसमें हमारी कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स आती हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओकेजनल पेपर्स। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपको पढ़नी चाहिए वो है 3। वन इज आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, देन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट और सिर्फ ये 3 रिपोर्ट आपको करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जो इनका लेटेस्ट एडिशन हो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड यहां पे आपको ना बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आपको अगर शेयर करूं, देखो जैसे हम ये वाली रिपोर्ट खोले, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया। दोस्तों अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे ना, यहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट आपको आपके सिलेबस से ओवरलैपिंग होता हुआ नजर आएगा। मैं आप लोगों के साथ एक मिनट शेयर भी कर देता हूं, ठीक है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो पॉइंट्स ना आपको कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहां टॉपिक है ग्लोबल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है, तो यहां आपको ग्लोबल ट्रेंड्स आपको पूरे नजर आते हैं। देन आपका बैंकिंग जो हमारा सुपरविजन रेगुलेटरी पॉलिसीज है वो यहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ये अपने को केवल और केवल कुछ बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड अगर सपोज एनपीएस वगैरह है तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको ज्यादा देखना नहीं होता, नंबर्स ही है मोस्टली। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग, अगर यहां पे ट्रस्ट में अगर इसमें जाओगे तो आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। नॉन एनबीएफसीज के बारे में भी तो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, इकोनॉमी में भी काफी अच्छे से पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां जो है ना हर चीज नहीं करनी होती, केवल जो अपने सिलेबस से मैप्ड है, और स्पेशली ये जो सेक्शन होता है पॉलिसी एनवायरमेंट वाला, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये अपना सिलेबस है, सुपरविजन रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यहां पे आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक ज्यादा देर नहीं लगेंगे यार, हार्डली 1 से 2 या 3 दिन आपको लगेंगे। ठीक है, बट ये करने कब है ये, और बहुत सेलेक्टिव वे में करने हैं, ये हर चीज करनी भी नहीं है और बहुत सेलेक्टिव वे में करनी है कि मेरे सिलेबस से मैप होना चाहिए, मैं हर चीज नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 रिपोर्ट हैं जो अपने को करनी होती है पब्लिकेशन से।
ठीक है, तो वापस आते हैं होम पे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि कई बार क्या होता है, देखो जब हम नोटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में चली जाती है। अब अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल फाइनेंस, ठीक है, कोई उन्होंने कोर फाइनेंस या कुछ नहीं, जनरल फाइनेंस आपको पता होना चाहिए। तो जहां बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। अगर आप देखो सिंपल भी चीजें देखोगे ना रिपोर्ट्स वगैरह में, कई बार वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला, इन डेप्थ, मोड, मीडियन उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने को रफ ओवरव्यू पता होना चाहिए, रफ नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आए, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस नोटिफिकेशन को, टाइटल को कॉपी करो, गूगल पे डालो, किसी ना किसी न्यूज़पेपर ने कवर किया होगा एक सिंप्लीफाइड ल्यूसिड मैनर में, वो वहां से कवर कर लो। जब बहुत ही टिपिकल लगे तब ये कर लो। वैसे जब जहां बहुत ज्यादा है, मतलब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब बहुत ही टिपिकल नोटिफिकेशन हो तो ट्रस्ट मी उसे करने की जरूरत नहीं है। वो टिपिकलिटी कभी नहीं पूछेगा आरबीआई, उन्हें जस्ट एक बेसिक, एक ओवरव्यू वाला बंदा चाहिए जिसको एक जस्ट ओवरव्यू, लेकिन हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है प्रियोरिटी सेक्टर नॉर्म्स के टारगेट, ठीक है, ओवरऑल 40% होते हैं, एएनबीसी के होते हैं, तो एएनबीसी का एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एएनबीसी क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप उसका फॉर्मूला निकालना चाहो तो ऑलमोस्ट देखो, फॉर्मूला वो पूरा एक लंबा सा एक स्टेप है, उसमें 7-8 स्टेप है अंदर देखो, लेकिन एक रफ ओवरव्यू है कि इट इज बेसिकली जो आपने फंड्स क्रेडिट में दिए हो, मतलब जो आपने बेसिकली क्रेडिट दिया हुआ है मार्केट में किसी भी फॉर्म में, आपने बिल रीडिस्काउंट कर लिए तो वो तो आपका लोन रहा नहीं, तो वो हट जाएगा। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अगर है कि एएनबीसी में क्या एडजस्ट होगा, क्या नेट होगा, तो आपके लिए इजी है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि मुझे एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, नहीं यार। पहली बात तो आरबीआई इतना डेप्थ में जाएगा ही नहीं, और जाने की जरूरत भी पड़ी तो बेसिक चीजों से हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी रखना कि उसे बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आरबीआई अभी भी बेसिक ही पूछता है और बेसिक पे ही वो आपको क्लीन बोल्ड करता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में कवरेज करने लग जाते हैं, बट करना होता है जनरल। तो ये जो आई थिंक आपको सागर है, इस सागर में आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्या क्या करना है। और एग्जाम से पहले फेज 1 के लिए ये वाला चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें दोस्तों और कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिकली आप नोटिफिकेशन फॉलो करते रहिए, आप स्पीचेस एंड इंटरव्यू और पब्लिकेशन ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन लेटेस्ट वन, ठीक है, ज्यादा पुराने नहीं करने, स्पेशली इन केस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। और यहां पे भी स्पीचेस भी मैं दोस्तों यही कहूंगा, देखो अगर आप खाली हो तो कर लो, मतलब कि संडे में खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं कि चलो आज ये पढ़ लेते हैं, तो दैट वुड बी, वरना ये भी मैं सिर्फ तभी कहूंगा कि एग्जाम से पहले कई बार क्या होता है ना, देखो आरबीआई का है पेपर अपना, तो आरबीआई में सपोज अपने गवर्नर साहब ने कोई अच्छी सी स्पीच दे दी किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह पे, ठीक है, तो वो चीज आपके जैसे जस्ट एग्जाम से पहले वो स्पीच आती है, तो वो स्पीच एटलीस्ट देखनी बनती है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो आरबीआई का पेपर था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जस्ट 15-20 दिन पहले आई थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने ईएसआई में डाल दिया। तो अगर ईएसआई या हमारे फाइनेंस के किसी भी टॉपिक के सिलेबस से मैप होती कोई स्पीच आती है एग्जाम से जस्ट पहले, तो आप शायद देखो या ना देखो, क्योंकि वो स्पीच में आपको कहीं ना कहीं पूरा कंटेंट मिल जाएगा। बस आरबीआई क्या करेगा, उस स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देगा। अब क्या ऐसा है कि सर हमने स्पीच नहीं पढ़ी तो हम लिख नहीं पाएंगे? बिल्कुल लिख पाओगे, बट द थिंग इज अगर बना बनाया मिल जाए तो क्या बड़ी बात है यार, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट, आई थिंक आपको आरबीआई की वेबसाइट किस तरह से पढ़नी है आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों। बट इन केस आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी इशू आता है इसके रिगार्डिंग या किसी और भी पॉइंट पे रिगार्डिंग आरबीआई प्रिपरेशन, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। अब एक मन में आता है सर आपको रीच आउट कैसे करें, तो देखो आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो, पुरानी की बात नहीं कर रहा, नई की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट। अगर आप सपोज पुरानी भी मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, आप सपोज मेरी अगस्त की कोई वीडियो देखते हो, तो व्हाट यू कैन डू, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हो उसमें आप आके कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो पुरानी वीडियोस को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, बट जो लेटेस्ट वीडियो होगी, आई एम रेगुलरली कीपिंग एन आई ऑन ऑल योर क्वेरीज एंड कमेंट्स, आई टेक देम वेरी सीरियसली। आपकी कोई भी डाउट हो आई विल डेफिनेटली आंसर। 1 या 2 दिन लग सकते हैं मैक्स, वैसे तो आप विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई आ जाएगा, बट स्टिल 1 या 2 दिन लग सकते हैं, जस्ट इन केस मैं थोड़ा बिजी हुआ। सो गाइस आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हाउ टू रीच आउट टू मी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी आरबीआई। बट अगर आप एक बार सिंसियरली हमारे साथ आरबीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो इन टर्म्स ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच फुल हो चुका है, सेकंड इज हियर, ठीक है। फर्स्ट फुल हो चुका है, देखिए हाँ, क्योंकि अब देखिए
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी गो, ठीक है। तो सेकंड फाउंडेशन बैच इज हियर, इसकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। आई विल शेयर द शेड्यूल वेरी सून। सेम विद द सेबी, इसका फाउंडेशन बैच हमारा आ चुका है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी, हियर इज द ऑफरिंग। एंड अगर आप एक बार मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी मैं बताता हूं, बट उससे पहले दोस्तों यहाँ शायद आपको एक प्राइस दिख रही होगी 14,000, ये अपने को पे नहीं करनी। क्यों, मैं भी बताता हूं। तो मैं उससे पहले बता रहा था आपको कि अगर आप एक बार सिंसियरली मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हियर इज द ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ बैंक महापैक प्लस। देखिए प्लस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज की कवरेज सिर्फ इसी महापैक में मिलेगी। मल्टीपल आरबीआई, सेबी, नाबार्ड अलॉन्ग विद बैंक एग्जाम्स लाइक एसबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबीज, ठीक है। तो वो कवरेज यहां मिलती है, बैंक महापैक में वो कवरेज नहीं मिलती। सिमिलरली अड्डा के महापैक में भी वो कवरेज नहीं मिलती। केवल रेगुलेटरी इज कवर्ड अंडर बैंक महापैक प्लस। इन दोनों में दिस कवर्स द बैंक एग्जाम्स लाइक एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एंड दिस कवर बैंक एग्जाम्स प्लस एसएससी एंड रेलवे। तो आप कोई भी महापैक बाई करना चाहते हैं, बट उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो कभी भी अपने को पे नहीं करनी, जस्ट लाइक फाउंडेशन कोर्सेज। क्यों नहीं करनी? बिकॉज देयर इज अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट। आपको क्या करना है, आप जब उनके बाई लिंक में जाएंगे एंड यू विल अप्लाई द कोड Y581, तो यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 77%, ठीक है। तो जब आप वो कोड अप्लाई कराएंगे द प्राइसेस विल फॉल। जो 30,000 हमारी बैंक महापैक प्लस की थी उसकी प्राइस विल हो जाएगी 7,000। और अगर आप हमारे ऐप से बाई करते हैं तो यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट ऑफ 1%, दैट मीन्स टोटल 78% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो दिस इज द कोड फॉर फाउंडेशन एंड महापैक्स एंड फॉर ई बुक एंड टेस्ट सीरीज। अगर आप किसी ई बुक या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज द कोड। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, बस जस्ट मेक अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर दैट। सो गाइस डू लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, कुछ ईजी हुआ हो प्रिपरेशन में तो प्लीज डू गिव अ लाइक एंड डू कमेंट योर सजेशंस, योर क्वेरीज एंड योर feedback in the comment section. For now, I am your mentor Veer, signing out.